ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव ही विश्वासघात पर रखी गई थी। ये कहानी है कि कैसे एक साम्राज्य का अंत दूसरे के उदय की वजह बनता है और फिर कैसे इतिहास खुद को ही दोहरा देता है। कभी सोचा है एक इतना बड़ा और महान साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो जाता है? अक्सर इसका जवाब किसी एक लड़ाई या घटना में नहीं, बल्कि धीरे धीरे फैल रही कमजोरी में छिपा होता है। देखिए, महान सम्राट अशोक के जाने के बाद मौर्य साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उनके बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे और नतीजा विदेशी आक्रमणकारी साम्राज्य के हिस्सों पर कब्जा करने लगे। सत्ता का जो केंद्र था वो हिलने लगा था। तो हुआ ये कि जो आखिरी मौर्य राजा थे, बृहद्रथ, उनके राज में सेना का गुस्सा एकदम चरम पर था और इसी गुस्से का फायदा उठाया सेनापति पुष्यमित्र ने। उन्होंने एक बहुत ही साहसिक और क्रूर कदम उठाया। भरी सभा में सबके सामने राजा की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। बस इसी एक घटना ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग राजवंश की शुरुआत की। पर पुष्यमित्र के लिए ये कोई फूलों की सेज नहीं थी। राजा बनने के बाद भी उन्होंने खुद को सेनापति ही कहलवाया, शायद इसलिए क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। एक तरफ उत्तर में इंडो ग्रीक राजा थे और दूसरी तरफ दक्कन में सातवाहन साम्राज्य एक नई शक्ति बनकर उभर रहा था। शुंग साम्राज्य सचमुच चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। लेकिन पुष्यमित्र एक जबरदस्त योद्धा थे। उन्होंने न सिर्फ इंडो ग्रीक हमलों से मगध को बचाया, बल्कि अपने साम्राज्य को और फैलाया भी। उनके 36 साल के लंबे शासन ने स्थिरता तो लाई, पर उनका सबसे बड़ा काम शायद कल्चरल था। देखिए, मौर्यों ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया था। पुष्यमित्र ने वैदिक रिवाजों और संस्कृत भाषा को वापस लाकर जैसे पासा ही पलट दिया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा बदलाव था। पुष्यमित्र के बाद कहानी आगे बढ़ती है उनके बेटे अग्निमित्र तक, और वो भी अपने पिता की ही तरह एक जबरदस्त योद्धा थे। उनकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है विदर्भ की जीत से। अब ये जो लड़ाई थी ना, ये बड़ी दिलचस्प थी। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पर्सनल भी थी। माधवसेन, जो अग्निमित्र के दोस्त थे, उन्हें उनके ही चचेरे भाई यज्ञसेन ने सत्ता के लालच में कैद कर लिया। जब यज्ञसेन ने उन्हें छोड़ने से मना किया तो अग्निमित्र ने हमला कर दिया, उसे हराया और विदर्भ को दोनों भाइयों में बांट दिया। लेकिन हुकूमत शुंगों की ही रही। ये शुंग शक्ति का पीक था। और सोचिए, ये किस्सा इतना फेमस हुआ कि महाकवि कालिदास ने इसे अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम में हमेशा के लिए अमर कर दिया। मतलब इतिहास यहाँ आकर साहित्य का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े साम्राज्यों के साथ होता है, शुंग वंश का भी वो सुनहरा दौर हमेशा नहीं चला। अग्निमित्र के बाद जो राजा आए वो आप कह सकते हैं अपने पुरखों जितने मजबूत नहीं थे। उनकी दिलचस्पी राजकाज से ज्यादा ऐशो आराम में थी और यहीं से पतन के बीज पड़ने शुरू हो गए। और जब सेंटर कमजोर होता है ना, तो असर हर तरफ दिखता है। जो गवर्नर थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और बगावत कर दी, अपने अलग अलग राज्य बना लिए। ऊपर से विदेशी हमले और अंदरूनी लड़ाइयों ने शुंग राजवंश की नींव को पूरी तरह से खोखला कर दिया। और यहीं पर वो कहावत सच होती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह शुंग राजवंश की शुरुआत एक कमजोर राजा को हटाकर हुई थी, उसका अंत भी कुछ वैसा ही होने वाला था। आखिरी शुंग राजा था देवभूति, और वो बिल्कुल भी काबिल नहीं था। उसका राज असल में उसका मंत्री वासुदेव चला रहा था। और फिर एक बार फिर वही हुआ, विश्वासघात। वासुदेव ने एक दासी की बेटी को रानी बनाकर राजा के पास भेजा और मौका मिलते ही उस लड़की ने देवभूति को मार डाला। जिस विश्वासघात से ये राजवंश शुरू हुआ था, वही विश्वासघात इसका अंत भी बना। तो देवभूति के बाद उसके मंत्री वासुदेव ने गद्दी संभाली और कण्व राजवंश की नींव रखी। लेकिन ये दौर बहुत लंबा नहीं चला, सिर्फ 45 साल। आप सोचिए, शुंगों के इतने बड़े साम्राज्य के बाद ये दौर मगध के इतिहास में बस एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गया। ये दिखाता है कि बिना मजबूत नींव के सत्ता ज्यादा टिकती नहीं है। तो इस राजवंश में कुल मिलाकर 4 राजा हुए, वासुदेव, फिर भूमिमित्र, नारायण और आखिरी सुशर्मन। लेकिन सच तो ये है कि ये बस नाम के राजा थे। इनके राज में मगध की वो पुरानी बात नहीं रही और वो बाहरी ताकतों का आसान शिकार बन गया। और फिर इतिहास का पहिया एक बार फिर से घूमता है।
आखिरी कण्व राजा सुशर्मन का अंत एक नई ताकत के हाथों हुआ जो दक्कन से उठ रही थी। और वो ताकत थी सातवाहन राजवंश। दक्कन की ये नई शक्ति उत्तर की तरफ आई और उसने कण्वों का नामो निशान मिटाकर इतिहास का एक नया पन्ना लिख दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। उदय, शिखर, पतन और फिर एक नया उदय। क्या इतिहास सच में एक सीधी लाइन में चलता है, या ये बस एक पहिया है जो घूम घूम कर वापस वहीं आ जाता है?